जय हिंद सभी को। साइमन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 29 करने वाले हैं। इससे पहले जो है 28 चैप्टर मैंने टोटल अपलोड कर दिए हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख सकते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। और अगर आप लोगों को पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट में जरूर आप लोग बता दिया करें और वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को जो है साइमन क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, जिससे कि आने वाली फ्यूचर में जितनी वीडियोस होंगी आप लोगों के पास पहुंचती रहेंगी और जो अपर लेवल की पढ़ाई है वो मैं आप लोगों को करवा सकूंगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद जो है हमारा यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है भारत की मुख्य सामाजिक समस्याएं, भारत में मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखिएगा। जितने भी 11 क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों को मैं इस चैप्टर में, वो सारे क्या होंगे, आप बड़ा भी कर सकते हो, अगर छोटे कम मार्क्स का पूछा जाए तो छोटा भी लिख सकते हो, ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाए तो बड़ा करके भी लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मेन सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया या ऑफ इंडिया बोल सकते हैं कि भारत की जो मेन समस्याएं हैं ना वो कौन सी हैं, ठीक है ना। आ गया समझ में चैप्टर। बाकी अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, भारत में निरक्षरता की स्थिति क्या है। तो देखिए निरक्षरता का मतलब क्या होता है कि पढ़ा लिखा ना होना, ठीक है। निरक्षरता मतलब क्या होता है, पढ़ा लिखा ना होना। तो वही चीज बोला गया है, भारत में 34.62% लोग अब भी निरक्षर हैं। याद रखिए निरक्षर मतलब अनपढ़ हैं अभी भी, ठीक है। और 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के लगभग 4 करोड़ बच्चे जो ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक स्कूल का मुंह भी नहीं देखा है। तो आज क्या है, इसकी जो रेशियो है वो थोड़ी सी घट गई है। ये कि अब ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे भी हुए हैं, अब ये नया जमाना है, ठीक है। ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे भी हैं और जो है जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूल, प्राथमिक स्कूल है ना, ये सारे स्कूल खोले गए हैं, आंगनबाड़ी वगैरह है, अच्छे से होता है। सरकार ने हमारे लिए जो है अच्छी व्यवस्था कर रखी है जो हम आने वाले क्वेश्चन के अंदर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। चलिए आंसर में जाइए यहाँ से। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता। देखिए एक निरक्षरता होता है जो अनपढ़ता होती है, जो अनपढ़ होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते। एक साक्षरता होती है जो पढ़े लिखे होते हैं। तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाले तथा सर्वाधिक निरक्षरता वाले राज्य कौन से हैं। तो ज़्यादा पढ़े लिखे वाले राज्य कौन से हैं भारत के अंदर, तो हमेशा से एक ही नाम सबसे आगे आता है, केरल, ठीक है। देखिए जरा, तो केरल जो है भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है, जबकि बिहार और राजस्थान जो है साक्षरता की दृष्टि से सबसे पिछड़े हुए हैं। तो जो राज्य है बिहार और राजस्थान, देखिए आज बिहार की भी अगर वर्तमान स्थिति की बात करें ना तो बिहार में भी बहुत अच्छे लोग जो है पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं। आगे बात समझ में ये चीज़ बोली जाती है कि बिहार में जानते हैं मैथ्स बहुत से लोगों की बहुत तेज होती है, बिहार के लोगों की, है ना। अगर वो पढ़ना चाहें बहुत धांसू तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक बा। चलिए नेक्स्ट आता है जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, यह किस कारण होता है। तो आगे चल के यही वाला क्वेश्चन बड़ा होगा, ठीक है। तो जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, जब बोला जाता है ना जनसंख्या का तेजी से बढ़ाव होता है, तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है जब जनसंख्या, मृत्यु दर घट जाती है, जन्म दर बहुत तेजी से बढ़ती है, तो उसको जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं। अरे बात समझ में, इसको आप बड़ा करके भी लिख सकते हैं। देखिए जनसंख्या विस्फोट जनसंख्या में चिंताजनक तरीके से बेतहाशा बढ़ोतरी का नाम है, यानी बहुत अंधाधुन जो है जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है ना। पहले और आज के टाइम पे थोड़ा मोड़ा फर्क भी है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी समझते हैं। आज सरकार ने यही बोला है कि हम दो हमारे दो वाला नियम अपनाओ, लेकिन सब अपनाते जा रहे हैं हम दो हमारे होने दो वाला नियम, ये तो गलत हो जाएगा। देखिए जरा, तो वही चीज़ है, यह मृत्यु दर में तेजी से गिरावट के साथ साथ जन्म दर में उसी अनुपात में गिरावट ना आने के कारण से होता है। जन्म दर में गिरावट नहीं आ रही है बल्कि मृत्यु दर में जो है गिरावट आ रही है, यानी लोग अब मृत्यु दर कम होती जा रही है क्योंकि इतनी अच्छी चिकित्सा पद्धति आ गई है। आ रही बात समझ में, इससे लोग बचते चल जा रहे हैं। तो लोग जब बच रहे हैं, लोग जब ठहर रहे हैं, लेकिन जन्म दर जो है ना वो ऑन द स्पॉट अंधाधुन बढ़ती जा रही है। तो जब जन्म दर बढ़ती जाएगी, मृत्यु दर कम हो जाएगी, तो जनसंख्या विस्फोट होना ही होना है। और विस्फोट का मतलब क्या है, आज हमारा भारत देश दूसरे स्थान पर है जनसंख्या के मामले में, लेकिन आने वाले टाइम पे जरूर पहले पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरा भी उत्पन्न हो सकता है इससे। तो वही समस्याएं हैं, तो क्या कारण है वो बताया अभी, बाकी और भी क्वेश्चन हम लोग जानने वाले हैं। देखिए जरा, ठीक है। तो कारण वगैरह क्या है, तो कारण जो है इसके, यह किस कारण होता है, तो सिंपल सी बात है, लोग जब अशिक्षित होंगे, मेन चीज़ है शिक्षा का, जब लोग शिक्षित होंगे ना तो ये सारी चीज़ें कम होंगी देश के अंदर। लेकिन जब लोग अनपढ़ रहेंगे
तो वो क्या सोचते हैं कि भाई हम तो हमारे होने दो ही चलने दो, ये चीज गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है भ्रष्टाचार किसे कहते हैं। अभी इन्हीं क्वेश्चन को हम बड़ा करके नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, भ्रष्टाचार किसे कहते हैं, देखिए जरा भ्रष्टाचार क्या है, तो आंसर देखिए, भ्रष्टाचार गैर कानूनी और अनैतिक आचरण है। भ्रष्टाचार कोई लीगल चीज होती है क्या, इलीगल है, गलत है ये। भ्रष्टाचार जो लोग टेबल के नीचे से लेते हैं पैसा, ठीक है, जो लोग लालची होते हैं वो क्या करते हैं, पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। तो भ्रष्टाचार गैर कानूनी और अनैतिक आचरण से धन दौलत जुटाने और उच्च पद प्राप्त करने को कहते हैं। जैसे कोई लोग पद खरीद लेते हैं, पैसा दिया और पद खरीद लिया अपने लिए, है ना, तो ये चिल्ले बेच का काम चल ही रहा है आज भी देश के अंदर। तो यह व्यक्तिगत व्यवहार है जिसका संबंध नगद या सामान के रूप में लेन देन से होता है। भ्रष्टाचार सामान के लेन देन से भी हो जाता है, जैसे सोना चांदी दे दिया किसी ने, है ना, कुछ नगद भी देते हैं, तो इससे भ्रष्टाचार को बहुत ज्यादा बढ़ावा तेजी से मिलता है। तो ये बहुत गलत चीज है जो नहीं होनी चाहिए, इस पर लगाम लगाई जानी चाहिए। उसके बाद ही क्वेश्चन है भ्रष्टाचार के कारण क्या है, तो ये भी दिख ही रहा होगा आपको। तो भ्रष्टाचार के क्या कारण होते हैं, तो भ्रष्टाचार के कारण है रातों रात धनी बन जाने की इच्छा। जो लोग सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा अमीर हो जाए तो वो क्या करते हैं, गलत तरीका अपनाते हैं, भ्रष्टाचार अपना लेते हैं, ये गलत होता है। उसके बाद है नौकरी से जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएं, यानी आपने क्या करा, जरूरत से ज्यादा इच्छा कर ली कि भाई नौकरी 10,000 रुपए की, अब मुझे महीने का 50,000 चाहिए, तो वो गलत तरीका अपनाने लग जाएगा। ये चीजें, दहेज हो गया, महंगी तकनीकी शिक्षा, लोग अपने बच्चों को ज्यादा महंगी शिक्षा दिलवाने के लिए क्या करते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। हरी बात समझ में, इस चीज को भी बढ़ावा मिलता है। अधिक से अधिक उपभोक्ता वस्तुएं जुटाने की इच्छा, राजनीतिक प्रणाली में भ्रष्टाचार का प्रसार। आज राजनीति में भी भ्रष्टाचार देखा जा सकता है। कैसे, अच्छा पद चाहिए, अच्छी टिकट चाहिए, आपने पैसा दिया, घूस दिया, आप लग गए। ये चीजें रोकनी पड़ेंगी, सिर्फ किसके वजह से, किसकी तहत रोक सकते हैं, साक्षरता के चलते हम रोक सकते हैं। आगे बात समझ में, ये चीज मैंने बता दिया, 2 क्वेश्चन यहाँ लगातार। ठीक है, अब आता है भारत में निरक्षरता के 3 कारण बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इन्हीं से ही अगला क्वेश्चन जो बड़े होने वाले हैं ना वो आपको समझ में आ जाएंगे कि भारत के अंदर निरक्षरता के 3 कारण। आज भारत के अंदर कम पढ़े लिखे लोग क्यों हैं, तो पहला है भारत में निरक्षरता के 3 कारण निम्न प्रकार से। जैसे पहला है जनसंख्या वृद्धि दर का ऊंचा होना। आज जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है जिसके कारण लोग अनपढ़ रह रहे हैं। जहां 2 बच्चे थे घर में, जो 2 बच्चे हैं घर में, वो अच्छे से पढ़ लिख जाएंगे, पेरेंट्स उन पर अच्छे से ध्यान भी दे देंगे। लेकिन जिस घर में 10 बच्चे हैं, जिस घर में 6-7 बच्चे हैं, उस पर कैसे ध्यान दिया जाएगा, इसीलिए लोग अनपढ़ रह जाते हैं। दूसरा है जागरूकता की कमी। तो मेन चीज क्या है, हमारे भारत देश के अंदर ना जागरूकता कमी है। किसी को बोलो कि भाई जनसंख्या कम करे, जनसंख्या कम करे, तो बोलते भगवान की देन है, तो गलत बात होती है ना। ये चीज नहीं होनी चाहिए, आप लोग को खुद सोचना चाहिए। जनसंख्या जब बढ़ती जाएगी तो वहां लोगों की जो मांग है ना बढ़ती चली जाएगी, और उतनी जो है सप्लाई होगी ही नहीं, कमी बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ेगी, हर चीज बढ़ने लग जाएगी। उसके बाद शैक्षिक विकास कार्यक्रमों को ठीक तरह से लागू ना किया जाना, यानी कि जो ये शैक्षणिक कार्य होते हैं ना, इनको ठीक से आप लागू जब नहीं करेंगे तो ये गलत होगा। यानी कि लोगों को पढ़ा लिखा होना चाहिए और आपको ऐसे ऐसे कार्यक्रम करवाने चाहिए समाज के अंदर जिससे क्या हो कि लोग जागरूक हों। शिक्षकों का काम है बच्चों को हर तरीके से बताएं, क्योंकि आने वाले टाइम पे बच्चे ही तो जो है भविष्य होने वाले हैं ना, तो शिक्षकों का भी काम होता है इन सारी चीज़ों को जो है लागू करवाना और अच्छे से चलाना। ठीक है ना, चलिए जाइए। तो ये चीज़ हमने छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे कि भारत में साक्षरता प्रसार के लिए सरकार के द्वारा किए गए 5 प्रयास बताइए। तो सरकार ने कुछ इंपॉर्टेंट लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए सरकार ने कुछ 5 जो है कार्य किए हैं जिससे कि जो है यहाँ पर क्या है कि साक्षरता का प्रसार तेजी से हो। तो भारत में सरकार ने शिक्षा के प्रसार हेतु निम्न प्रयास किए हैं। जैसे भारत की प्रथम शिक्षा नीति 1960 में की गई थी, में बनाई गई थी। दूसरा है द्वितीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी। सन 1991 में तृतीय शिक्षा नीति अपनाई गई, और मतलब अलग अलग समय पे अलग अलग शिक्षा नीतियां जो हैं अपनाई जाती रही हैं। उसके बाद 1992 में नई शिक्षा नीति बनाई और लागू की गई तथा 14 साल तक की उम्र के समस्त बच्चों के लिए लागू की गई। यानी 14 साल तक के जितने भी बच्चे होंगे सब लोग पढ़ सकेंगे अच्छे तरीके से। और जैसे समय बीत रहा है नई नई चीज़ें आती जा रही हैं, तो ऐसी 1979 से 80 में जो है औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम लागू किया, यानी कि
सॉरी अनौपचारिक, यानी कि आप घर घर में भी पढ़ा सकते हैं, बच्चों को जो है नैतिक शिक्षाएं भी दें, ठीक है ना, इस तरीके से पढ़ाया जाए। 1994 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम लागू किया गया, यानी जिला स्तर के स्कूलों खोला गया, एमसीडी वगैरह वाले स्कूल खोले गए, 5वीं तक के स्कूल खोले गए, ठीक है। 1995 आया, 1995 में स्कूलों में प्रवेश लेने वाले बच्चों के अध्ययन पूरा ना कर पाने की समस्या के समाधान हेतु दोपहर का भोजन यानी मिड डे मील की व्यवस्था आज है सारे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में गाड़ियां आती हैं, बच्चों को खाना दोपहर का देती हैं, ठीक है, 8वीं तक के बच्चों को। तो दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया, जिससे बच्चे स्कूल में रुकें, ठीक है, खाना पीना उनका स्कूल में ही हो जाए। 2001 में संविधान में 93वें संशोधन 93 संशोधन के द्वारा शिक्षा को बच्चों का आधारभूत अधिकार बना दिया गया। नहीं कि बच्चों को 2001 में ये बोला गया कि अब बच्चे इस चीज़ के लिए लड़ भी सकते हैं सरकार से, अगर जहाँ पढ़ाई नहीं हो रही तो बच्चा खड़े होकर, जैसे मौलिक अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं ना, वैसे बच्चे यहाँ पर अपनी आवाज़ उठा सकते हैं शिक्षा के प्रति, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने बच्चों के माता पिता, सामाजिक कार्यकर्ताओं, प्रशासकों और अन्य लोगों की सहायता से सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया है, यानी कि सभी को पढ़ना लिखना है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते उनको सजा भी दी जाएगी, याद रखिएगा। तो आज हर किसी की जिम्मेदारी होती है कि हर किसी को पढ़ने की जो है छूट मिलती रहे। उसके बाद है राष्ट्र मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान को जो है समाज के अपेक्षित वर्गों के लोगों की ओर से शिक्षा के प्रसार में संस्थान की भूमिका के लिए भरपूर समर्थन मिला है, यानी कि आज भर भर के जो है समर्थन दिया गया है। बड़े लेवल पर जो है मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, जो हमारे यहाँ बड़े बड़े स्कूल हैं, और वो क्या करें, प्रोत्साहन दें, जो प्राइवेट हैं, सरकारी हैं, सब लोग, सारे स्कूल की जिम्मेदारी बनती है कि हर बच्चे को शिक्षित जो है अवश्य करें और बढ़िया तरीके से उनको पढ़ाएं। चलिए यहाँ समझ जाइए, तो इस तरीके से हम लोग समझ जाएंगे इसको, ठीक है ना। चलिए ये 7वां क्वेश्चन हमने कर लिया, अब हम 8वां क्वेश्चन करते हैं। 8वां क्वेश्चन है जनसंख्या विस्फोट से जुड़ी 5 सामाजिक आर्थिक समस्याएं बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, धांसू है, ये विस्फोट वाला ही है, थोड़ा सा अलग करके दिया हुआ, देखिए जरा क्या बोला गया है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। देखिए जनसंख्या विस्फोट से जुड़ी 5 सामाजिक आर्थिक समस्याएं क्या है भाई। देखिए जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो समाज में भी कुछ ना कुछ समस्याएं होंगी, आर्थिक तौर पे तो होनी है भाई, खाने की कमी पड़ जाएगी। एक घर में 2 बच्चे हैं और माँ बाप हैं, ठीक है, तो वो लोग अच्छे से अपना खा पी सकते हैं और पढ़ा लिखा सकते हैं बच्चों को, लेकिन एक ही घर में जो माँ बाप हैं उनके 10 बच्चे हैं, मान के चलो 7 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, जो नॉर्मल देखा गया है, बहुत सारे घरों में होते भी हैं, 4 तो होते ही होते हैं। तो ये चीज़ है, तो उन घर में क्या है, कई बच्चों को, 1-2 बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं लोग, ठीक है, तो ये कमी है, और पैसे में भी कमी, खाने पीने में भी कमी, हर चीज़ में कमी आ जाएगी। तो बड़े परिवारों के कारण आवास तथा आश्रय स्थल की समस्या उत्पन्न होती है, ये सामाजिक बता रहा हूँ। तो आवास और आश्रय यानी रहने की भी समस्या आती है, भाई कहाँ रहें, इतने सारे बच्चे हैं, और जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रहने का स्थान भी चाहिए, जंगलों को पेड़ों काट रहे हैं फिर इसके हिसाब से। तो प्रत्येक पीढ़ी में उपलब्ध जमीन के भाइयों में बढ़ते जाने की जमीन इतनी कम होती चली जाती है कि भूमिहीनता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जब तो आज लोग किराए के घर में, रेंट वाले घर में रहना शुरू कर रहे हैं, इससे गरीबी को प्रोत्साहन मिलता है। जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है, गरीबी से निरक्षरता बढ़ती है, गरीबी जब रहेगी तो पढ़े लिखेंगे नहीं लोग, ठीक है, क्योंकि गरीब परिवारों में बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजने की बजाय काम धंधे पर भेज दिया जाता है, इससे और ज़्यादा बेकार चीज़ गरीबी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद है गरीबी के कारण परिवार के सदस्यों को उचित पौष्टिक आहार और खुराक भी नहीं मिल पाता, खाना पीना भी नहीं मिलता, जिससे कुपोषण का शिकार भी होते हैं बच्चे, देखा होगा आप लोगों ने, जो कि झोपड़ी वाले बच्चों में क्या होता है, कई बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, कई बच्चे अनपढ़ ही रह जाते हैं जिंदगी भर, क्योंकि वो इतने सारे बच्चे करते हैं, जिससे क्या होता है, गलत चीज़ें हो जाती हैं, जैसे पैसे की कमी पड़ती है, सामाजिक स्थिति खराब हो जाती है इन लोगों की, है ना, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जनसंख्या विस्फोट से जीवन स्तर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जीवन स्तर भी खराब होता है। जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी होने से बेरोजगारी और कम मजदूरी की समस्या उत्पन्न होती है, इससे अपराध भी है बढ़ता चला जाता है। भाई देखिए इससे अपराध बढ़ेगा, जब देखिए खाने पीने की कमी पड़ी रहेगी तो लोग क्या करेंगे, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, ये सब करना शुरू कर देते हैं ना, तो ये चीजें होंगी निरक्षरता के कारण। अगर जनसंख्या विस्फोट हुआ तो उससे सामाजिक और आर्थिक दोनों समस्याएं समाज के अंदर उत्पन्न हो जाएंगी। आगे बात समझ में, चलिए आंसर मारा जाइए यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि गरीबी से क्या तात्पर्य है, इसके प्रकार लिखें। तो गरीबी से क्या तात्पर्य है, तो इसके 2 प्रकार होते हैं। देखिए गरीबी तो आपको पता ही है गरीबी क्या होती है,
तो गरीबों को दो प्रकार क्या है गरीबी के, तो आर्थिक और मानवीय। तो देखिए जरा, आर्थिक क्या है, आर्थिक दृष्टि से गरीबी व्यक्ति की वह अयोग्यता है जिसके कारण वह 2 समय की रोटी नहीं खा सकता। याद रखें, गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी ठीक से नहीं खा पाता है, ठीक है। वो क्या करता है, मांगता है, नहीं मिलता तो ऐसी भूखे पेट सो जाता है। कई बार देखा भी गया है, आप लोग अच्छे से जानते हैं ये चीज। तो आर्थिक तौर पे समस्या आ जाती है। बोल रहा है ना कि इसके 2 प्रकार बताएं गरीबी के। तो एक है मानवीय। मानवीय कैसे, मानवीय दृष्टि से गरीबी लंबे जीवन को नहीं देती और अच्छा जीवन स्तर नहीं देती, यानी कि एक अच्छा जीवन नहीं दे पाएगी गरीबी, आपको फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, हमेशा उस चीज को देखते ही रह जाओगे। इसलिए बोला जाता है पढ़ा लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो पढ़ लिख जाएगा वो कभी खाली नहीं बैठ सकता, बहुत सारे स्कोप हैं उसके पास हर चीज करने के, ये चीज है। तो एक मानवीय दृष्टि से गरीबी लंबे समय तक जो है जीवन नहीं जीने देती, जल्दी लोग मर जाते हैं। गरीबी के लिए उत्तरदायी कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्राकृतिक, भौतिक तथा शिक्षा संबंधी, अभी मैं सारी चीज़ पढ़ाऊंगा आप लोग को कि हर तरीके से गरीबी बढ़ती है। ये बात भौतिक चीज़ों से, आपदा के कारण, या जो है हम बोल सकते हैं राजनीतिक कारण, सांस्कृतिक कारण, बहुत सारे कारण होते हैं गरीबी को बढ़ावा देने के लिए। यानी कि गरीबी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है ना, तो कुछ कारणों की वजह से बढ़ रही है जिसको हम देखेंगे आगे, ठीक है ना। चलिए पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, फिर जब ये बताऊंगा ना तो इसमें बताऊंगा आपको यही वाला क्वेश्चन, साम दिख रहा होगा भाई अच्छे तरीके से, ठीक है ना। चलिए 10वां क्वेश्चन क्या है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये क्यों रहेगा, तो भ्रष्टाचार के लिए महत्वपूर्ण बताना है आपको प्रमुख कारण कि भाई भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है इतना ज्यादा, ठीक है ना। देखिए जरा, समाज में भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी कारण अनेक हैं। भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, तो भ्रष्टाचार का मूल कारण धन है। पैसे की कमी की वजह से लोग लालच में आ रहे हैं और भ्रष्टाचार को जन्म दे रहे हैं। उसके बाद व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि करने हेतु धन चाहता है, चाहे मतलब उसकी प्रतिष्ठा बढ़े, इसके लिए वो गलत काम भी करना शुरू करता है। अंततः वह भ्रष्टाचार को अपने जीवन में लाता है और उसे धन अनेक कामों के लिए चाहिए, यानी हर काम के लिए उसको पैसा चाहिए, तो पैसे के लिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। ये चीजें हमारे देश में हो रही हैं। इन चीजों को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको शिक्षित होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। आगे बात समझ में, ये चीज याद रखें। तो व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करना चाहता है। क्यों भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अपनी महत्वाकांक्षाएं जो इच्छाएं हैं वो पूरी करना चाह रहा है, पैसे हैं नहीं, तो इसके लिए भ्रष्टाचार को जन्म दे रहा है। तो गलत चीजें होती हैं ये। भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी अन्य कारण निम्न प्रकार हैं, यानी कि जैसे रिश्वत या कमीशन देकर किसी अवैध या गैर कानूनी काम को कानून सम्मत बनाना, यानी कि गलत काम को भी सही बनाकर दिखाना, यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है ना। उसके बाद अधिक से अधिक, जैसे बोलते हैं ना लोग कि एडमिशन नहीं हो रहा, चल पैसा देना है तो दे दे, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी करवा इसका एडमिशन। यही चीजें तो हो रही है ना, लोग पैसा दे दे के सारे काम इजीली करवा ले रहे हैं, तो लोगों को तो बढ़ावा मिलेगा ही। आप जागरूक हों, जब तक आप खुद नहीं सोचेंगे भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। शिक्षक कितना बोल लेगा भाई किसी चीज पर, आ रही बात समझ में। तो ये चीज गलत होती है, ठीक है। लोग को खुद जागरूक होना पड़ेगा। अपनी नौकरी की से आवश्यकता से अधिक धन की उपेक्षा करना, आपको उतनी सैलरी नहीं लेकिन ज्यादा पैसे चाहिए तो आप करते हैं काम। समाज में अपने स्तर को उन्नत करने के उपाय करना, दहेज देने के लिए धन एकत्रित करना, दहेज लेना, ठीक है। दहेज लेने के लिए दहेज देना है तो पैसे ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों की तकनीकी व उच्च शिक्षा के लिए खर्च के लिए पैसा लेना, आप क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में, बड़े स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, पैसे नहीं है तो आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, ये चीज है। आधुनिक और सुंदर मकान बनाने हेतु धन की व्यवस्था करना, अच्छा घर बनाना तब भी, सरकार बनाने और चलाने के लिए गलत तरीकों से सदस्य जुटाना, चुनाव लड़ने के लिए धन एकत्रित करना। व्यक्ति ऊंची महत्वाकांक्षाएं रखता है तथा सपने संजोता है, उसे दहेज की बड़ी रकम देनी चाहिए, ठीक है। दहेज की बड़ी रकम देनी है, तो दहेज की बड़ी रकम देनी है तो उसके लिए पैसा नहीं है, फिर शुरू करता है भ्रष्टाचार लेना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। उसे अपने बच्चों को उच्चतम शिक्षा संस्थानों में, जहां डोनेशन ही लाखों में होता है, रखना है। भाई डोनेशन ही लाखों में चल रहा है तो वो पैसा लेना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। उसे अपना घर 5 सितारा की तरह बनाना है, यानी कि बहुत अच्छा घर बनाना है, तो वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। उसे ऐसे वस्त्रों को पहनना है जो उसे समाज में उच्च स्थान प्रदान करता है, ऐसे कपड़े, ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, लालची लोगों को, जो क्या करते हैं, उतनी हैसियत होती नहीं है लेकिन फिर भी सोच लेते हैं कि नहीं मेरे तो ये सपने हैं, ऐसे सपने, तो उसको भ्रष्टाचार, गलत काम करना शुरू कर देते हैं पैसे के लालच में। और आज हमारे यहाँ बहुत ज्यादा गलत काम हो रहे हैं पैसे के लिए, पैसे के चक्कर में। तो ये चीज कम होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे ना यही पैसे आपको खलने लगेंगे, आपको यही पैसे ना गलत प्रभाव छोड़ जाएंगे। याद रखिएगा, कभी भी किसी और की कमाई रास नहीं आती है। आप सोचें किसी को ठग के पैसा कमा लूं,
किसी के साथ धोखाधड़ी कर लूँ, 4 पैसा वहाँ से आ जाएगा, तो कभी ज़िंदगी में ऐसे पैसे काम नहीं आते हैं। आप अपनी ईमानदारी से कमाएं, भले ही जितनी मेहनत करनी पड़ जाए करें, लेकिन वो पैसा ज़िंदगी भर आपका साथ देगा। गलत पैसे कभी ज़िंदगी में साथ नहीं देते, याद रखिएगा। तो ये चीज़ याद रखें। बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग के सामने होंगे और आप लोग जानते भी होंगे अपने आस पड़ोस में, लेकिन अब मैं नहीं बोलूँगा ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, आप लोग खुद अच्छे से जानते हैं। चलिए आंसर मिल जाइए यहाँ से। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, गरीबी के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन करें। आगे ना यही वाला क्वेश्चन, ठीक है। गरीबी के लिए, गरीबी क्यों बढ़ रही है, उसके लिए कारण क्या है। तो सिंपल सी बात है, जरा आंसर आप लोग सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है सामाजिक वर्ग। तो सिंपल सी बात है, निम्न हमारे भारत में अनुसूचित जातियां निम्नतम स्थिति में हैं, इसके प्रमुख कारण है सामाजिक वर्ग। देखिए जरा, गरीबी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शुरू से ही दलित समझा गया है, तो उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी, परिणामतः वे पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब रहे, इसलिए वो आज गरीब हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने सामाजिक रीति रिवाजों परंपराओं पर भी खर्च किया। शुरू से वो लोग अलग अलग चीज़ों पर पैसा खर्च करते हुए, जिसके कारण उनके पास पैसा ही नहीं बचा। वे दहेज लेने के लिए अपनी जमीन आदि को गिरवी डाल देते हैं तथा ऋण अदा ना कर पाने पर बेच देते हैं, इसलिए और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं ये लोग। तो ये चीज़ है। उसके बाद है आर्थिक कारण कुछ, तो कृषि भूमि का असमान वितरण, बेरोजगारी, निम्न पगार, कम सैलरी, ऋणग्रस्तता यानी कर्ज में डूबे हुए हैं। तो इन सब के कारण आर्थिक कारण भी देखा गया है। आंसर आप लोग के सामने है। आर्थिक कारण भी देख सकते हैं, जैसे ऊंचे ब्याज पर उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। यदि वे, जैसे पैसे नहीं है तो भाई ज़्यादा ज़्यादा ब्याज पर उनको पैसा लेना पड़ता है, ज़्यादा ब्याज चुकानी पड़ती है। यदि वे ऋण चुकाने की स्थिति में नहीं होते तो उन्हें अपना जो घर है वो सारी चीज़ जो है गिरवी रखना पड़ जाता है, या तो बंधुआ मजदूरी करनी पड़ जाती है। तो ये एक आर्थिक कारण भी है गरीबी का। तीसरा है राजनीतिक कारण, जैसे हमने विदेशों के लिए अपना बाजार खोल दिया है, अब हमारे उत्पादन को विदेशी उत्पादन का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ है, यानी कि इससे और गरीब हुए हैं, यानी बाहर के प्रोडक्ट आ रहे हैं और हमारा प्रोडक्ट जल्दी खरीद नहीं रहा कोई, ये चीज़ हो गया। कृषकों और जंगल निवासियों के लिए हमारे यहाँ पर्याप्त बाजार का अभाव है। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शिक्षित लोगों के लिए हमारे यहाँ धंधों की कमी है और नौजवानों को शहरों में काम करने के लिए स्थानांतरण करना पड़ता है। यहाँ यह स्थानांतरण वर्ष प्रति वर्ष बढ़ रहा है, गांव से लोग शहरों की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। तो ये राजनीतिक कारण भी बहुत हद तक जो है गरीबी को बढ़ावा दे रहा है। यानी बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, टिकट चाहिए तो अब इतना सारा पैसा लगा देते हैं उस चीज़ में नेता बनने के लिए, अगर चुनाव हार जाते हैं तो और ऑलरेडी गरीब हो जाते हैं, सारा पैसा डूब गया। तो ये लालच ही तो है, एक तरीके से आपने सारा पैसा झोंक दिया उस चीज़ में, राजनीतिक कारण। उसके बाद धार्मिक कारण, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे देश में धार्मिक विश्वास और व्यवहार गरीबी से भारी वृद्धि करते हैं गरीबी में। जैसे इसका कारण यह है कि कर्मकांड और धार्मिक रीति रिवाजों को संपन्न करने में लोग भारी राशि खर्च कर डालते हैं। वे साहूकारों से ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर इन कर्मकांडों को संपन्न करते हैं। जब ऋण और सूद की रकम चुका नहीं पाते तो उनको अपनी जमीनें बेचनी पड़ती है। जैसे आपने जागरण करवाया, बहुत बड़े स्तर पर जागरण करवाया, ये दिखाने के लिए। देखिए आज के टाइम पे लोग क्या कर रहे हैं, दिखावा करते हैं। मैं किसी धर्म को कुछ बोल नहीं रहा, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आजकल जो भगवान की भक्ति करनी है आप अपनी श्रद्धा से, अपने मन से, हर चीज़ से कर सकते हैं। लेकिन अकेला आदमी अगर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा रहा है इन चीज़ों में, सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा है, वो अगर सच में भगवान की भक्ति के लिए कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन वो दिखावा करने के लिए कर रहा है तो उसमें क्या होता है, उसका डूब जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है हर चीज़। एक तो ऋण लेकर, जब आपने लोन लेकर किया ये सब, तब तो और बर्बाद हो जाता है। तो ये धार्मिक कारण भी कुछ होते हैं गरीबी को उत्पन्न करने में। उसके बाद है प्राकृतिक कारण, जैसे बाढ़, चक्रवाती तूफान, अगर ये सब आ गया, और प्राकृतिक बता रहा हूँ ना, अगर ये सब आता है तो इसमें क्या होता है, और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाती हैं, खेती नहीं हो पाती, लोगों के घर मकान टूट जाते हैं। ये सारी चीज़ें आंसर हैं आप लोग के सामने। तो प्राकृतिक कारण भी एक। उसके बाद है भौतिक कारण, जैसे बीमारी, खराब स्वास्थ्य, शारीरिक विकलांगता, दुर्बलता, दुर्घटनाएं, आत्महत्या, हत्या और विद्रोह, लूटपाट, डकैती, इन सब के ये भौतिक कारण हैं। इन सब के कारण भी कई बार लोगों का पैसा लुट जाता है, बर्बाद हो जाते हैं, लोग गरीब हो जाते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं। उसके बाद निरक्षरता मतलब जब लोग कम पढ़े लिखे होंगे, लोग उन्हें उल्लू भी बना देंगे, और मेन चीज़ है उनसे पैसा भी ठग लेंगे और वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कमा धमा नहीं सकते हैं। तो निरक्षरता भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाती है अज्ञानी लोगों के लिए गरीबी का। ठीक है। उसके बाद है जनसंख्या विस्फोट, सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या विस्फोट। अगर जनसंख्या विस्फोट होता रहा है ऐसे ही तो क्या होगा, पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, याद रखिएगा। इसलिए बोला जा रहा है जनसंख्या पर कंट्रोल रखें, कंट्रोल करें जनसंख्या पर। अगर नहीं करा आज के टाइम पे ही जनसंख्या में कंट्रोल तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, याद रखिएगा।
इसलिए बोला जा रहा है जनसंख्या हम दो हमारे दो ही चलने दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ये चीज़ है, जैसे चीन ने नया रूल लागू किया, ऐसे भारत के अंदर भी समस्त राज्यों में लागू कर देना चाहिए, पूरे राज्यों में, कि जो 2 वाली प्रक्रिया वही चलते रहने दें, होने 2 वाली खत्म कर दें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, आज हमारा चैप्टर ये समाप्त हो चुका है, ठीक है। 29 चैप्टर मैंने बता दिया आप लोग को, इन्हीं से ही बड़े क्वेश्चन बनेंगे, गारंटी, आप लोग टेंशन नहीं लेना कुछ भी, ठीक है। जैसे जैसे पढ़ाते जा रहा हूँ बढ़िया से पढ़ते जाएं और अपना प्यार सामान क्लास को देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब किए हुए ना मत जाना, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस धांसू होने वाली हैं, 12th की नहीं बल्कि आने वाली क्लासेस की भी अब मैं सारी क्लासेस देने वाला हूँ, याद रखिएगा। BA ग्रेजुएशन लेवल उसके ऊपर की क्लासेस भी आप लोग को जरूर दूंगा मैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, बाकी आप लोग चैनल को सपोर्ट भर भर के करें, अभी बहुत आगे तक जाना है हमें, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग कल की वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।